यमन पर हमला करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हूथी विद्रोहियों के कमांडर ने साफ कहा है कि अमेरिकी और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लन नतरद्दद इंशाअल्लाह फी फ़िअल कुल्ल मा नस्ततिअ वसनुवाजिह अलउद्वान अलअमेरिकी अय इअ्तिदा अमेरिकी लन यबqa अबदन बिदून रद्द والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا، الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां-कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहद बारीकी और गौर के साथ देखिए, क्योंकि इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब हम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल लाल सागर, ये लाल सागर है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। हूथी इस वक्त अमेरिका और इजराइल समेत 15 देशों के मालवाहक जहाज यानी कार्गो शिप कौन सी? टारगेट कार्गो शिप, जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे। इस पर जबरदस्त खौफनाक हमले हूथी के जरिए किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि शिया संगठन, चरमपंथी संगठन हूथी कार्गो जहाजों पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले देखिए किस तरह से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत 15 देशों के जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि टारगेट में है ये कार्गो शिप और इसमें 15 देश शामिल हो चुके हैं जिन्हें ये नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। हूथी ड्रोन से भी जहाजों पर हमले यहां पर किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका का जो दावा है वो यहां पर समझ लेना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये पूरी अदन की खाड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक कार्गो शिप पर टारगेट करके किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका का दावा यह है कि हूथी को यह ड्रोन ईरान दे रहा है, यानी कहीं और से नहीं बल्कि ईरान से उसके पास पहुंच रहे हैं। जानकारी यह भी दे दे कि शिया देश ईरान हूथी के शिया लड़ाकों को अमेरिका और इजराइल पर खौफनाक हमला करने के लिए जमकर हथियार दे रहा है। और हूथी सबसे ज्यादा हमले लाल सागर में कर रहा है, यानी कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं, जहां भारी नुकसान भी हो रहा है, जहां से दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के कार्गो शिप गुजरते हैं। और इसके अलावा अरब सागर में भी हूथी ने अपने खौफनाक हमले जो हैं वो और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। टारगेट कार्गो शिप जो है वो जलकर खाक यहां पर हो रही है, जिससे ये जो इलाका है वो जंगी इलाके में तब्दील होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जो इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि ड्रोन अटैक, टारगेट कार्गो शिप, और यहां पर भी देखिए टारगेट कार्गो शिप की बात हम कर रहे हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों में और भी तेजी यहां पर आ रही है। पिछले 24 घंटे में हुए हमलों में 200 लोगों की मौत तक हो गई। गाजा के खान यूनिस में हुए इस हमले में बड़ी तबाही मची है। अब तक गाजा में 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वो 22,000 लोग हैं जिन्होंने इस महायुद्ध में अपनी जान गंवाई। तो वहीं वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने कार्रवाई की और इसमें 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। तो गाजा के बाद अब एक और वॉर जोन तैयार हो चुका है। लाल सागर में अमेरिका और यमन के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इस युद्ध में ईरान भी शामिल हो सकता है। दरअसल हूथी विद्रोहियों ने जब से कहा है कि वो अमेरिका के जहाज डुबो देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बाद से ही लाल सागर में अमेरिका की नौसेना में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर ये महायुद्ध हुआ, ये महाजंग हुई, तो पूरी दुनिया का कारोबार यकीनन चौपट हो सकता है। अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूब जाएगा। इस वक्त लाल सागर में बहुत आग है। इस वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है। इस वक्त लाल सागर में वॉर जोन भड़कने की कगार पर है। 48 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन,
और इजरायल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्चिम एशिया गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूब सकता है। अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टारगेट किया है, उसके 10 लड़ाके मार गिराए हैं। तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर। नए वॉर जोन में अब मचने वाला है महाबवंडर। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद अब अमेरिका और यमन के बीच लड़ाई शुरू होती नजर आ रही है और यही वजह है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक ऐसे तूफान का खौफ है जिसके चंगुल से कोई देश नहीं बच पाएगा। हमलों से घिरे लाल सागर की तस्वीर बदलने वाली रॉकेट, मिसाइल और गोलीबारी, जहाजों पर कब्जा और कैरियर को टारगेट करने का इरादा, इसी खौफ ने अमेरिका को लाल सागर से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके पीछे बस एक डर है कि कहीं यमन के हूथी विद्रोही इस कैरियर को एंटी शिप से ना डुबो दें। लाल सागर में जंग के हालात देखकर कार्गो जहाज चलाने वाली कंपनियों में दहशत है, क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के जहाजों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है और वो ऐसा कर भी रहे हैं। जब अमेरिका से हुई टक्कर के बाद हूथी विद्रोहियों ने कह दिया कि अमेरिका से बहुत खतरनाक बदला लिया जाएगा। अमेरिका और हूथी विद्रोहियों की टक्कर की वजह वो हमला है जिसमें हूथी के 10 लड़ाके मारे गए। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े एक जहाज को टारगेट करने की कोशिश की, तब उसको बचाने के लिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप इलाके में भेजे। इसके बाद जब हूथी विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू की तो अमेरिका ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर से उनको निशाना बनाया। अमेरिका के इस जवाबी कार्रवाई में कई हूथी विद्रोही मारे गए और उनकी 3 नाव भी डूब गई। इस पर बौखलाए हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी। تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية। अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिका की नौसेना लगातार लाल सेना में मिसाइलों की बरसात करती नजर आ रही है। واضحا ومعلنا للدول التي تفصل جغرافيا بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. هذا هو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق. हूथी विद्रोहियों से इजरायल के बाद अब अमेरिका को भी खतरा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले सामने आए एक वीडियो में हूथी विद्रोहियों ने दिखाया था कि वो कैसे इजरायल से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर 2 झंडे लगे हैं। एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर क्रू मेंबर हैंड्स अप करके हमलावरों के इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है। जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका।
हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। अमेरिका भी इस खतरे को समझ गया है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की बात की है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजरायल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है। लिहाजा अब हूथी विद्रोही, जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इजरायल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इजरायल के गले पर हमला करने जैसा है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो यह रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इजरायल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा। 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट। यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। इजरायल के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इजरायल के पोर्ट पर सामान पहुंचाने वाले जहाज भी टारगेट पर हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मॉक्स ने यह ऐलान कर दिया है कि यूरोप से लेकर चीन तक और पूरे पश्चिम एशिया में अब सबको बहुत डर सताने लगा है। डेनमार्क की कंपनी मॉस्क ने कहा है कि उसके जहाज अब लाल सागर से ना गुजरकर अफ्रीका से होकर यूरोप या फिर भूमध्य सागर में जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी मॉस्क ग्लोबल कंटेनर मार्केट का 15% हिस्सा ऑपरेट करती है। इसके अलावा हपांग लॉयड, जिसके पास शिपिंग कंटेनर का 7% कारोबार है, उसने भी यह कह दिया है कि लाल सागर से गुजरने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए यह कंपनी अब मिस्र की स्वेज कैनाल का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेगी। इनके जहाज अब 6000 किलोमीटर लंबा सफर करके यूरोप जाएंगे और इजरायल जाने के लिए 10,000 किलोमीटर ज्यादा फासला तय करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जो तूफान गाजा में आया है उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। 4 दिन का सीज फायर क्या इजरायल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि 4 दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से ऑक्सीजन मिल गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वैगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ाके भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुंच चुके हैं। जबकि चीन ने इस दौरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बना दिए हैं जो इजरायली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने हमास को नई तरह की सैकड़ों मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुंचा दी है।
दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड़ में इजरायल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे दर्जनों भीषण हमले होंगे। इस वक्त इजरायल के 1.5 लाख सैनिक और 800 टैंक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इजरायल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला इजरायल पर ना कर सके, जबकि दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी मिलकर इजरायल पर हमले कर रहे हैं, जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके इजरायल पर हमला करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है। यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इजरायल के वजूद से जुड़ गया है। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायली मीडिया में बड़ा लेख लिखा है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि ईरान की शैतानी धुरी बन चुका है हमास। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमास ईरान युद्ध जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंक मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेतन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों ही इस वक्त भयंकर प्रेशर में है। एक तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करने का दबाव इजरायल की 3 लाख की सेना पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके। लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून इजरायल पर बहुत भारी पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल को धमकी दे दी है कि ईरान गाजा में गिराए गए इजरायल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इजरायल से लेगा और इजरायल को गाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को गाजा युद्ध पर चेतावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि गाजा पट्टी में आईडीएफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इजरायल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इजरायल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में इजरायल चुप होने को मजबूर हो जाएगा। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इजरायल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को जबरन दक्षिणी गाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पताल इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं। वहीं 44,000 के करीब उत्तरी गाजा की इमारतों को इजरायल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 2.25 लाख के करीब इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इजरायली सेना मारने का दावा कर चुकी है, लेकिन जबरदस्त प्रेशर में 4 दिन का सीज फायर इजरायल की 1.5 महीने की मेहनत और जीत पर पानी फेर रही है। इसीलिए इजरायली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना भीषण हमले की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज फायर में हमास पर भीषण हमले की तैयारी में जुटे हैं। इजरायल को मिटा देंगे,
हमास और ईरान। במהלך ימי ההפוגה, צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल सीज फायर के दौरान भी लगातार तेज हमले कर रहा है तो फिर हमास क्या कर रहा है? पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याया सिनवार उठाना चाहता है। इजराइल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इजराइल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है। इस रणनीति के तहत खान यूनुस का लादेन कहा जाने वाला याया सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनुस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है। माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए। हमास का लादेन याया सिनवार उत्तरी गाजा के बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है? सीज फायर की वजह से खान यूनुस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसैरा, अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पा रही है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है। इसका नुकसान आईडीएफ को ये हो रहा है कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच रहा है और हमास का लादेन याया सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى، نخوض معركة التصدي لعدوان جيش وقطعان مستوطنين على شعبنا ومدننا، نخوض معركة كسر الحصار على شعبنا في قطاع غزة الذي امتد 17 عاما أو يزيد، نخوض معركة تحقيق الحلم والأمل الفلسطيني। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। 4 दिन के सीज फायर के बाद जब दोबारा से इजरायली सेना गाजा शहर और उत्तरी गाजा के बेहद अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगी तो उस वक्त हमास और ज्यादा घातक हमले इजरायली सेना पर जरूर करेगा। लेकिन इजरायली सेना ये भी दावा कर रही है कि सीज फायर के बाद हमास का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। עוקבים אחרי כל מה שצריך לעקוב, אחרי בכירי חמאס בעזה ובכל מקום בעולם. יש למלחמה הזאת מטרות מאוד מאוד ברורות, וצה"ל נערך לשלבים הבאים במלחמה, על מנת לפרק את חמאס, לסדר את הגבולות, שיהיו גבולות בטוחים, להמשיך במאמץ העליון, להשבת חטופים, להגיע להרתעה אזורית. वहीं हमास का दावा है कि इजरायल सेना युद्ध विराम को तोड़ रही है और हमास पर हमले कर रही है। हमास के इस दावे में दम नजर आता है क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि पिछले 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक है नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है
कि इजरायल के लिए गाजा युद्ध कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू को लिखना पड़ा है कि अगर ईरान और हमास जीतते हैं तो फिर इजरायल का विनाश तय है। फिलिस्तीन में 70,000 हताहत। इजरायल पूरे फिलिस्तीन में यानी वेस्ट बैंक और गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कुल 70,000 लोगों को या तो मार चुका है या घायल कर चुका है या इमारतों के मलबे में दफन कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब इजरायल एक तरफा युद्ध करके फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा रहा है तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोगों में एकजुटता और एकता देखनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी आपस में खून खराबा कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के कुछ लोग इजरायल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। इसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जंगल राज सा कायम हो गया और एक साथ 2 लोगों को फांसी पर लटकाकर एक ऊंचे बिजली के खंभे पर लटका दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने इस वीडियो पर पूरा समाचार छापा है और घटना को सही बताया है। इजरायल और फिलिस्तीन के नक्शे को अगर देखें तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। जेरूसलम के आसपास का हिस्सा वेस्ट बैंक है। इजरायल के दक्षिण में गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में करीब 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और इजरायल की मुख्य भूमि में करीब 20 लाख अरब और फिलिस्तीन मूल के लोग रहते हैं। अगर 20 लाख फिलिस्तीनी और अरबी मूल के लोग इजरायल के नागरिकों के साथ शांति से रह सकते हैं तो फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो वेस्ट बैंक के अंदर तुलकेरम शहर के हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों ने भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको दिखा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इजरायल के उन 2 जासूसों के बारे में बताते हैं जो फिलिस्तीनी मूल के थे। वेस्ट बैंक के राजनीतिक संगठन फतेह और उसकी सैन्य शाखा अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों को पीट कर और फांसी देकर मार डाला है। अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने 31 साल के हमजा मुबारक को मार दिया। इसके अलावा 29 साल के आजम जुबरा को भी मार दिया है। अब देखिए तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में इजरायल की खुफिया एजेंसी के एजेंट 31 साल के हमजा मुबारक और 29 साल के आजम जुबरा को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया और इन दोनों की लाशों के चारों तरफ फिलिस्तीन की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड के लड़ाके जश्न मना रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। इजरायल के एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को उल्टा लटका करके एक दीवार से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और यहाँ पर इजरायल के जासूसों को खत्म करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3। इजरायल के खुफिया एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को एक बिजली के खंभे से ऊंचाई पर लटका दिया है। दरअसल इजरायल के इन जासूसों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इसलिए बुरी तरह तड़पाकर क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा ताकि वेस्ट बैंक के अंदर दोबारा कोई भी इजरायल की जासूसी करने की हिम्मत भी न जुटा सके। इजरायल के जासूसों को ऊंचे खंभों पर इसलिए लटकाया गया है ताकि फिलिस्तीन के लोग ये देख सकें कि इजरायल के लिए जासूसी करने का अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल वेस्ट बैंक की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों पर आरोप लगाया था कि इन्होंने इजरायल के लिए जेनिन में जासूसी की, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक के 6 आतंकवादी इजरायल की सेना के शिकार हो गए। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ गाजा पट्टी में एक मुर्दा शांति छाई हुई है, यानी मातम वाली शांति छाई हुई है, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के अंदर एक खूनी गदर मचा हुआ है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चैन नहीं है।
ये संघर्ष विराम उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसीलिए संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले वो गाजा पट्टी के अंदर पहुंच गए और उन्होंने गाजा पट्टी के अंदर मौजूद इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। 7 अक्टूबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू गाजा पट्टी के अंदर गए थे और उन्होंने अपने इजरायल के सैनिकों को यह संदेश दिया कि युद्ध पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और हमास के अंतिम आतंकी तक युद्ध लड़ा जाएगा। इजरायल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है, लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इजरायल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जब तक इजरायल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा, तब तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। लेकिन जैसे इजरायल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इजरायल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार में छप रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इजरायल की सेना और इजरायल की सरकार इजरायल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार में इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजरायल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में इजरायल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इजरायल के अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और यह दावा किया कि इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूशलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहां पर इजरायल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है कि पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। ये चौंका देने वाली बात है क्योंकि इजरायल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं, करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजरायल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अगर इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 30 दिन में 720 घंटे। अगर इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह दावा यह करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजरायल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इजरायल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजरायल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजरायल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इजरायल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा आगे रहती है। आज भी इजरायल के और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इजरायल का 75% कब्जा है और इजरायल जो चाहता है वही सूचना गाजा के बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इजरायल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है।
और जहां तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहां पर यह बात भी जाननी जरूरी है कि इजरायल डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरह प्रस्तुत करती है, और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हों। और एक और बड़ी खबर, तुर्की ने अमेरिका पर भड़कते हुए बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका पर युद्ध को और ज्यादा भड़काने का आरोप लगाया है। एर्दोआन ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन के बीच शांति बहाली का प्रयास करने की जगह अमेरिका युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये बड़ी खबर है। अमेरिका पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है। आपको याद होगा, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वो इजरायल के साथ पूरी तरीके से इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और उधर गाजा में इजरायल के हमले का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वहां इजरायल की सेना ने रॉकेट हमले में एक बहुमंजिला इमारत को उड़ा दिया, जिसके बाद वो इमारत ताश के पत्तों की तरह कुछ सेकंड में ही ढह गई। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही वो रॉकेट उस इमारत पर गिरा, वहां जोरदार धमाका हुआ और वो धराशायी हो गई। रॉकेट हमले के बाद ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई इमारत रही ही ना हो। तेज धमाके के साथ धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। इजरायल की सेना हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है। इजरायल ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक उसके नागरिकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक गाजा पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजरायल पर हमला किया था, तब उसने इजरायल के 150 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। और इधर इजरायल से जारी जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जॉर्डन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने वहां के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की है। जॉर्डन इजरायल का कट्टर दुश्मन है और फिलिस्तीन की हर तरीके की मदद कर रहा है। लेकिन अब जब इजरायल ने गाजा में हमले तेज कर दिए तो फिलिस्तीन की टेंशन बढ़ गई। इसीलिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिसके बाद दोनों ने गाजा में बिगड़ते हालात से निपटने का प्लान तैयार किया। जॉर्डन इजरायल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह यहाँ सक्रिय है। इसीलिए इजरायल भी जॉर्डन को फूटी आंख नहीं सुहाता। ऊपर से जब हमास ने इजरायल पर हमला बोला था, तब जॉर्डन में हजारों की संख्या में लोगों ने जश्न भी मनाया था, जिसके बाद इजरायल जॉर्डन पर और ज्यादा भड़क गया और तनाव चरम पर चला। इजराइल युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू। लगभग 90 दिनों से इजराइल के भयानक हवाई हमलों और धमाकों ने गाजा पट्टी की 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली। 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं। लेकिन पिछले 240 घंटों से गाजा युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को जिस तरह से मारा गया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की भयानक आग लगा दी है। तीन जनवरी 2024 को ईरान के किरमान में हुए 2 धमाकों ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। दो जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी अपने 6 साथियों के साथ मारा जा चुका है और इजराइल उसकी मौत पर जश्न मना रहा है। जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में ईरान के IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को इजराइल ने 3 मिसाइल हमलों से मार डाला है। ये ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है।
ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल से बदले का ऐलान। पिछले 300 घंटों में इजराइल युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। अब इजराइल पर एक तरफ से ईरान सीधा हमला करने जा रहा है। जबकि इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। सुलेमानी की कसम, नक्शे से मिटा देंगे इजराइल। मिडिल ईस्ट के इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वो दो चेहरे हैं जो इजराइल का वजूद पूरी दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर में है ईरान के राष्ट्रपति जो कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर ईरानी जनता के सामने इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। ईरान के किरमान में हुए बम धमाकों के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ खुफिया और खौफनाक ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 240 घंटे के अंदर इजराइल ने किस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान पर सीधे बड़े हमले किए हैं। ईरान के किरमान में हुए जबरदस्त बम धमाके ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है। 3 जनवरी को ईरान के किरमान में महज 20 मिनट के अंतराल पर 2 जबरदस्त धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से 2 सूटकेस में रखे विस्फोटकों से धमाके किए गए थे, जिसमें 103 लोगों की मौत हुई, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। ईरान इन खूनी धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इन धमाकों के ठीक एक दिन पहले 2 जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर को इजराइल ने खुफिया ऑपरेशन में मार डाला है। 57 साल के हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी पर उस वक्त ड्रोन से घातक हमला किया गया जब वो बेरूत की एक इमारत में अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की मौत पर इजराइल जश्न मना रहा है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह अब खूनी बदले की कस्में खा रहे हैं। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की ही तरह 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को मार गिराया था। मोसावी ईरानी राजदूत से जैसे ही अपने घर पहुंचे तभी दोपहर 3 बजे उन पर इजराइल ने 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मिसाइल हमलों की वजह से मोसावी की लाश घर से उछलकर बगीचे में जा गिरी। تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने बदले की कसम खाई है। खबर है ईरान की 5,75,000 एक्टिव सेना इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, जबकि अभी इजराइल के 1 से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा युद्ध में फंसे हुए हैं। हालांकि इजराइल के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले शुरू कर चुके हैं। अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दावों पर यकीन करें तो हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा अच्छी तरह से जंग में ट्रेंड लड़ाके हैं। اونی که توی این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز
از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره. तो वहीं दूसरी तरफ हमास के पास अभी भी 35 से 40 हजार लड़ाके हैं जो इजरायली सेना से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में सीधी जंग कर रहे हैं। हम आपको हमास लड़ाकों के पिछले 7 दिनों के वो हमले दिखाने जा रहे हैं जिसने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास के इन खूनी हमलों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भले ही इजराइल ने पूरा गाजा रौंद डाला हो, लेकिन हमास लगभग 90 दिन की जंग के बाद भी इजराइल पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। आप जरा 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में किया गया है। हमास का यह भी दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजराइल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं क्योंकि इजराइल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इजराइल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इजराइल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुकी इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन इलाकों में अभी भी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को भी एक हमले में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया। हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो पता नहीं, लेकिन वीडियो में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना के मरकावा टैंक के ऊपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को तबाह होने से बचाया जा सके। अब आप अंदाजा लगाइए, इजराइल एक साथ 3-3 दुश्मनों का सामना कैसे करेगा। ईरान के पास बेशुमार ड्रोन हमलों की ताकत है। हिजबुल्लाह रॉकेट युद्ध में माहिर है। हमास के लड़ाके सुरंग युद्ध से इजरायली सेना पर सीधे घातक हमले कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल ताकत को रूस लगातार बढ़ाता जा रहा है। यहां तक कि अब जानकार दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान को भी जबरदस्त मदद का मन बना चुके हैं। यानी अब पर्दे के पीछे से ही पुतिन ने ईरान को जंग के लिए हरी झंडी देनी शुरू कर दी है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध शुरू हो चुका है।
इसलिए अब हिजबुल्लाह और ईरान खुलकर इजराइल को मिटाने का दावा करने लगे हैं। अब तक इजराइल के 480 से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू होने से पूरा मिडिल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध में घिरता जा रहा है। ये धमाके तो बहुत छोटे हैं, बड़ी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर है। असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा ईरान। ईरान ने अगर बम फोड़ा तो वो दुनिया का आखिरी बम धमाका भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा। ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना नामुमकिन होगा। डर है कि ईरान सीधा परमाणु बम फोड़ेगा और वो परमाणु बम का टाइमर सेट कर चुका है। ईरान गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। गुस्से में उसने अपने दोस्त चीन से फोन पर बात की और साफ साफ कह दिया है कि इजराइल ने गाजा में अब हद पार कर दी है। उसने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है, इसलिए अब बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। در حمایت از غزه اقداماتی انجام داده میشه و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه هر آن امکان یک انفجار غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل در منطقه وجود داره. این چیزی است که آمریکایی‌ها تا امروز درک نکردن و چنانچه درک نکنن پیامدهای اون دامن آمریکا رو هم قطعاً خواهد. ईरान के विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाका शब्द का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे तमाम पश्चिमी देश खौफ से भर गए हैं। सब सोच में पड़े हैं कि ईरान किस धमाके की बात कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है। डर जताया जा रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बना लिया। ईरान करीब 2 दशक से चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है, मगर ये बात वो मानता नहीं। वो कहता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हथियारों से कोई लेना देना नहीं, उसका परमाणु कार्यक्रम एकदम शांतिपूर्ण है। मगर करीब 6 साल पहले इजराइल ने बाकायदा सबूतों के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भंडाफोड़ किया था। एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट चुपके से ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक खुफिया ठिकाने में घुस गए थे। वहां उन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें ईरान के परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने अपना एक परमाणु प्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिसाइलें भी उसे भेद नहीं सकती। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी सुरंगें। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी ईरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल्द अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम की जांच कर रही है संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का तो दावा है
कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमाणु बम बना डालेगा। ये दावे डरावने हैं क्योंकि जब से हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया है तब से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का ध्यान हटा हुआ है। ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें नहीं हटती थी वो युद्ध की रिपोर्टिंग में लगा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे अमेरिका और इजराइल जंग में उलझे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इसी बात का फायदा उठाकर चोरी छिपे धड़ल्ले से परमाणु बम बनाने में लगा है। सवाल ये है कि क्या 7 अक्टूबर को हमास से इजराइल पर हमला करवाना ईरान की सोची समझी साजिश का हिस्सा था ताकि वो पश्चिमी देशों का ध्यान हमास में भटकाकर आराम से अपना परमाणु बम बना सके। क्या बीते 2 महीने से ईरान परमाणु युद्ध की प्लानिंग कर रहा है? ईरान ने यूं ही तो धमाके की धमकी नहीं दी होगी, जरूर उसके हथियारों के जखीरे में ब्रह्मास्त्र आ गया है। ईरान की धमकी का मतलब है पत्थर की लकीर। अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बल्कि सीधा अटैक करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से यह भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। अभी तो बस लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं। आगे चलकर कई और देश इस जंग में कूद जाएंगे। ऐसे में अगर इजराइल ने अब भी हथियार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्फोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिम एशिया तबाह हो जाएगा। फोन पर चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इजराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए। मगर ईरान इजराइल को खत्म करने की कसम खाए बैठा है। वो पहले ही दो टूक कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इजराइल है। इसलिए जब इजराइल नक्शे से मिटेगा तभी पूरी दुनिया में शांति आएगी। ईरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है। अब तक उसने इजराइल के खात्मे की बस दुआ की है, इजराइल को धमकियां दी हैं और हमास और हिजबुल्ला से उस पर हमले करवाए हैं, मगर कभी इजराइल से जंग के मैदान में सीधे सीधे दो हाथ नहीं की। ऐसे में अब अगर ईरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इजराइल से पहली और आखिरी जंग भी साबित हो सकती है। ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो ईरान या फिर इजराइल को मिट्टी में मिलाने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इजराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम। ऐसी टीम जिसमें ईरान तो होगा ही, उसके साथ होगा चीन और उन दोनों का दोस्त रूस भी। अगर ये युद्ध हुआ तो शायद दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि इन सभी देशों के पास दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरनाक परमाणु बम हैं। अमेरिका के पास 5224 परमाणु बम है और उसके साथ ही इजराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। उसके परमाणु बमों की संख्या 5889 है। यह आंकड़ा अमेरिका के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा है। वहीं चीन के पास 410 परमाणु बम है। ऐसे में अगर अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश और दिमाग की गर्मी में परमाणु बम चलाने का फरमान पास हो गया तो तबाही मच जाएगी। हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए और अब हिजबुल्ला को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया। उत्तर कोरिया और हिजबुल्ला के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ बाइडेन को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है।
हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب। इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है? ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने यह परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है?
फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इजराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इजराइल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतह 110 की 2 और